नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शकील सर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास की सीरीज में पिछली कक्षा के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चौहान राजवंश। ठीक है, और चौहान राजवंश के पार्ट 2 के अंदर मैंने पृथ्वीराज चौहान की बात कर ली थी, और मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र हैं गोविंद राज, उनको रणथंभौर भेज दिया जाता है और रणथंभौर शाखा की स्थापना वो करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे आगे मैं आपको आज का वीडियो बढ़ाता हूं, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो जो मैं बना रहा हूं पसंद आते हैं तो कृपया लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हाँ, कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा कि आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो आराम से आप उसको अपने कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, आप अपना प्रश्न लिखें और ज़रूर मैं उसका उत्तर दूंगा। तो कमेंट करने में बिल्कुल आप जो है संकोच ना करें। जो भी आपके मन में शंका है, कोई प्रश्न है किसी चीज़ को लेके, अगर कोई मान लीजिए आपको लगता है कोई प्रॉब्लम, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके उस चीज़ को आप डालिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज चौहान राजवंश के पार्ट 3 के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं रणथंभौर शाखा के अंदर एक बहुत ही बड़े शासक जिसका नाम था हम्मीर देव चौहान। ठीक है, चलिए, तो हम्मीर देव चौहान जिनका शासनकाल हमको मिलता है 1282 से लेकर सन 1301 ईस्वी तक। तो हम्मीर चौहान के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सबको एक एक करके हम डिटेल में आपको बताएंगे। चलिए, पहले थोड़ी बहुत जानकारी मैं हम्मीर चौहान के बारे में आपको दे देता हूं। इनके पिता का नाम आता है जयत्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखें, पिता का नाम जयत्र सिंह है, और अलग अलग पुस्तकों में इनका नाम कहीं कहीं जय सिम्हा भी मिल जाता है। जिस प्रकार का अगर कोई आपसे पूछे ऑप्शन के हिसाब से आप उसका जवाब दे पाएंगे। जयत्र सिंह हो तो जयत्र सिंह आप जवाब दें, जय सिम्हा हो तो जय सिम्हा भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, माता का नाम इनका आता है हीरा देवी। ठीक है, माना जाता है कि इनके पिताजी जय सिम्हा की तीसरी संतान थे हम्मीर देव चौहान, और जयत्र सिंह ने अपने शासन काल में यानी जीवन काल में ही, अपने जीवित रहते ही अपने तीसरे पुत्र और सबसे योग्य पुत्र हम्मीर देव चौहान को अपना राज्य सौंपकर जो है संन्यास ले लिया था। ठीक है, तो जीवित रहते ही उन्होंने अपना राज्य हम्मीर देव चौहान को सौंप दिया था। इसके बाद देखिए तो इनके दरबारी कवि का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विजयादित्य, बहुत ही प्रमुख इनके दरबारी कवि रहे हैं। इसके अलावा इनके गुरु का नाम हमको मिलता है राघव देव। ठीक है, इसके अलावा देखें तो यहां पे एक प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में पहले भी पूछा गया है कि एक तरीके से प्रश्न पूछा गया था, तेरिया तेल हम्मीर हट चढ़े ना दूजी बार। उपयुक्त पंक्ति में हम्मीर जो शासक है वो कहां का शासक है? तो आप देखें यहाँ पे ये जो शासक है हम्मीर चौहान, ये रणथंभौर के शासक हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बता दिया कि पृथ्वीराज चौहान जब मर जाते हैं तो उनके बाद उनका पुत्र गोविंदराज अजमेर का शासक बनता है। लेकिन यह बात पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई हरिराज को पसंद नहीं आती है। हरिराज विद्रोह कर देता है, और आखिरकार 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर जाना पड़ता है, और मोहम्मद गौरी ने अजमेर पे सीधा अपना कब्जा कर लिया। और वहां जाकर आप देखें पृथ्वीराज चौहान के वंश में हम्मीर चौहान जो है आते हैं। ठीक है, तो ये रणथंभौर के शासक होंगे और पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। चलिए, अब बात करते हैं यहां पे और आगे। तो यहां पे इन्होंने एक बहुत ही प्रमुख एक पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक का नाम आता है श्रृंगार हार। ठीक है, हम्मीर चौहान की रचना का नाम है श्रृंगार हार। इसके अलावा देखें तो हम्मीर चौहान ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक पुरोहित हुआ करते थे जिनका नाम है विश्वरूप। तो विश्वरूप नामक पुरोहित के निर्देशन में इन्होंने एक यज्ञ भी किया था जिसका नाम आता है कोटिय जन यज्ञ। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए दिग्विजय की नीति अपनाई, और राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसी दिग्विजय नीति के तहत इन्होंने मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह को भी पराजित कर दिया था, और समर सिंह ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेवाड़ का शासक रावल समर सिंह इनकी अधीनता स्वीकार कर रहा है। इससे पता चलता है कि तत्कालीन राजपुताने के इतिहास में राजपुताने का जो सबसे ताकतवर शासक अगर कोई था तो वो हम्मीर देव चौहान था। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखें, इन्होंने जो यज्ञ करवाया था विश्वरूप नामक पुरोहित के निर्देशन में करवाया था। हम्मीर चौहान ने अपने पिता जयत्र सिंह की याद में रणथंभौर के अंदर एक 32 खंभों की छतरी भी बनवाई थी। यह एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो 32 खंभों की छतरी राजस्थान में कई जगह पर है। एक बहुत ही फेमस छतरी जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है, जगन्नाथ की छतरी मानी जाती है 32 खंभों की मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन यहां पर भी रणथंभौर किले के अंदर 32 खंभों की छतरी मौजूद है।
माना जाता है हमीर चौहान ने अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में यह छतरी बनवाई थी और इतिहास में इस छतरी को कहीं कहीं पर न्याय की छतरी भी कहा गया है। ठीक है, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि न्याय की छतरी कहां है या फिर 32 खंभों की छतरी कहां है, तो हम कहेंगे रणथंभौर किले। ये रणथंभौर किले के अंदर पड़ती है छतरी। चलिए इसका एक चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये चित्र देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो छतरी है ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर बताऊंगा अभी। ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में विंध्यन कागार क्षेत्र है और इस विंध्यन कागार क्षेत्र में रेड स्टोन पाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और यही अगर मैं धौलपुर की बात करूं तो धौलपुर को आज हम रेड डायमंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस इलाके में आप देखें लाल बलुआ पत्थर बड़े पैमाने पर निकलता है। अगर हम आगरा के लाल किले की बात करें और दिल्ली के लाल किले की बात करें तो यहां पर भी जो लाल बलुआ पत्थर निकाल कर ले जाया गया था यह धौलपुर से ही ले जाया गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार देखें तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर किले के अंदर यह छतरी बनी हुई है। 32 इसमें खंभे बने हुए हैं। 32 खंभों की छतरी कहते हैं। निर्माता इसके हैं हमारे हमीर देव चौहान। इन्होंने अपने पिता जयद्रथ सिंह की याद में इस छतरी को बनवाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमीर चौहान के बारे में। देखिए हमीर चौहान एक बहुत ही हठी शासक के रूप में जाने जाते हैं। माना जाता है कि बहुत हठी शासक रहे और हठ के लिए, अपनी जिद के लिए इन्होंने अपना वंश भी खत्म कर दिया, अपना राज्य भी समाप्त कर दिया। ठीक है, वो जिद क्या थी, वो हठ क्या थी, उस पर मैं आपको बताऊंगा। पूरी एक जो है पूरा एक इतिहास है, लेकिन उससे पहले देखें कि एक दोहा इनके बारे में मिलता है। ये हमको कहाँ मिलता है? हमीर चौहान इतिहास में अपनी हठ के लिए जाने जाते हैं, जिद के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है, हमीर महाकाव्य ग्रंथ जिसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने, इसमें हमीर चौहान के लिए कुछ पंक्तियां कही गई हैं। इन पंक्तियों को देखिए आप। सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। वैसे यहां इसका अर्थ जो निकलता है वो ऐसे निकलता है, सिंह सुवन, इसका अर्थ होता है कि जंगल में शेरनी जंगल के एक ही राजा को जन्म देती है। सतपुरुष वचन, माना जाता है सतपुरुष लोग एक बार जो अपनी बात कह देते हैं तो अपनी बात से वो जैसे बदलते नहीं है। कदली फलत एक बार, केले के पेड़ में केले एक बार आते हैं। इसी प्रकार तिरिया तेल, ठीक है, तिरिया तेल का मतलब है कि स्त्री को जीवन में तेल एक बार चढ़ाया जाता है। और इसी प्रकार हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, और ऐसे ही हमीर जैसी हट किसी अन्य शासक को दोबारा ऐसी नहीं चढ़ी। तो इस प्रकार आप देखें यहां पे इस दोहे में से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया। कुछ देर पहले मैंने आपको जो बोला था, हमारे यहाँ पे रोडवेज एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न। आपको ये लाइन दी गई नीचे वाली, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये लाइन आपको दी गई। और इस लाइन को देने के बाद आपसे पूछा गया कि उपरोक्त जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो हमीर शासक है, यह हमीर कहाँ का शासक था? तो यह हमीर हमारे रणथंभौर के शासक है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे हमीर नाम के कई शासक आएंगे। मेवाड़ में भी एक शासक आएगा राणा हमीर, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है वहां राणा हमीर है। और राणा जो है शाखा जो आपको मिलेगी मेवाड़ में मिलेगी। और चौहान ये रणथंभौर के थे, हमीर देव चौहान। इनकी जिद क्या थी, हट क्या थी, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच में जो संबंध रहा। देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद इनको ये लगता है कि रणथंभौर, जो कि दिल्ली और आगरा से कोई ज्यादा दूर नहीं था, तो इनको ये लगता है कि दिल्ली के बहुत नजदीक रणथंभौर में एक चौहान शासक बहुत तेजी के साथ अपना साम्राज्य विस्तार करता जा रहा है। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को लगता है कि दिल्ली की सीमाओं के नजदीक अगर किसी राजपूत राज्य का विस्तार इतना बड़ा हो जाएगा, शक्तिशाली राजपूत राज्य स्थापित हो जाएगा, तो इससे दिल्ली की गद्दी को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण करने की ठानी। हालांकि आप देखें उसने 2 आक्रमण किए थे यहां पर रणथंभौर पर, लेकिन दोनों में उसको असफलता ही हाथ लगी। चलिए तो इनकी चर्चा मैं आप लोगों से करता हूं। देखिए जरा, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने जो पहला आक्रमण किया था वो 1290 ईस्वी में किया था। 1290 ईस्वी में पहला उसने रणथंभौर पर जब अभियान किया था, तो इस अभियान के दौरान रास्ते में एक दुर्ग पड़ता है, झाइन दुर्ग। ठीक है, झाइन दुर्ग इसको बोलते हैं। इस पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो इस पर अपना अधिकार करने के बाद फिर वो रणथंभौर किले को जीतने के लिए आगे बढ़ा। उस जमाने में ध्यान रखें, झाइन जो दुर्ग था इसको रणथंभौर किले की कुंजी माना जाता था। रणथंभौर किले की कुंजी, कुंजी का मतलब होता है चाबी।
तो माना यह जाता है कि अगर आपको रणथंभौर किले को जीतना है तो उससे पहले आपको किसे जीतना पड़ेगा, आपको झाइन किले को जीतना पड़ेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन किले को तो जीत लिया। झाइन किले को जीतने के बाद अब वो बढ़ता है रणथंभौर किले की तरफ, लेकिन रणथंभौर किले की तरफ जो पड़ता है तो यहां पर उसे करारी मात मिलती है और उसे वापस लौटना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला अभियान उसका असफल रहा। उसके बाद 1292 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी एक बार फिर से हमला करता है रणथंभौर किले पर। ठीक है, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद, माना जाता है काफी लंबी यहां पे लड़ाई चली, लगभग 8 महीने लंबा यहां पे घेरा चला, लेकिन उसमें अंततः सुल्तान असफल रहा। और असफल रहने के बाद निराश होकर सुल्तान यहां से वापस लौट जाता है। ठीक है, वापस दिल्ली लौट जाता है और निराश होकर उसने एक बात कही थी, यह कथन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसने कहा कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को भी अपने एक मुसलमान सैनिक के बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यानी जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बार बार इस किले पर हमला करता है, उसको असफलता हाथ लगती है, तो अंत में क्या कहता है कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो के लिए भी अपने एक मुसलमान सैनिक के बाल के बराबर इसको महत्व नहीं देता। इस प्रकार मैं वापस दिल्ली लौटना चाहता हूं, मैं अपने मुसलमान सैनिकों का व्यर्थ में रक्त बहाना पसंद नहीं करता। ऐसा कथन कहकर आप देखें यहां से वापस लौट जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार कोटेशन पूछी जाती है कि यह कथन किसने कहा था और किस किले के बारे में कहा था। तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर 2 आक्रमण किए, 1290 में पहला और 1292 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया, लेकिन दोनों में उसे असफलता ही हाथ लगी। ठीक है, इसके बाद देखें तो यहां पर क्या हुआ, सन 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो हैं उनकी हत्या कर दी जाती है उन्हीं के दामाद के द्वारा, जिनका नाम हमको मिलता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सन 1296 में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर किले पर आक्रमण करता है। चलिए तो अलाउद्दीन खिलजी पे चलें, उससे पहले यहां एक बात और मैं आपको बता देता हूं। जलालुद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है, इन विजय अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतूह नामक ग्रंथ में किया है। ठीक है, अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का समय देखा है। दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार में वो कभी रहे हैं। ठीक है, जिसमें बड़े पैमाने पर अगर देखें लंबे समय तक तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का दरबार आता है। तो यहां अगर हम देखें तो जो अलाउद्दीन खिलजी है सॉरी अमीर खुसरो की बात कर रहा था, यहां जो अमीर खुसरो है इसे तोता-ए हिंद भी कहा जाता है, तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसे कहा जाता है तोता-ए हिंद। चलिए एक सेकंड, देखिए जो अमीर खुसरो है इसे कहा जाता है तोता-ए हिंद, और फारसी भाषा में इसी आदमी को कहा जाता है तूती-ए हिंद। ठीक है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो अमीर खुसरो है ये वही व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे पहले कहते हैं कि उर्दू का भी चलन इसने किया। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो के जो गुरु हैं उनका नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध एक सूफी संत रहे हैं निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं अमीर खुसरो की कब्र की बात करूं तो इसी निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह आजकल दिल्ली में है, उस दरगाह के प्रांगण में ही अमीर खुसरो की कब्र भी बनी हुई है। अमीर खुसरो ने मिफ्ता उल फुतूह ग्रंथ में तो जलालुद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किया है, और एक और दूसरा इसने ग्रंथ लिखा है तारीख ए अलाई, जिसका दूसरा नाम खजाइन उल फुतूह है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किया है। उसका नाम मैं अभी अलाउद्दीन खिलजी के साथ आपको करने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो अपने यहां पर अमीर खुसरो रहे हैं, अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमीर चौहान और जलालुद्दीन खिलजी की बात होती है। इसके बाद 1296 ईस्वी में 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। और दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अब दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अब उसने रणथंभौर की तरफ ध्यान दिया। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, रणथंभौर की तरफ जब उसने ध्यान दिया तो उसको लगता है कि रणथंभौर में इतना मजबूत शक्तिशाली राज्य स्थापित हो चुका है, जिसको उसके जो चाचा थे, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो हैं उनके चाचा भी हैं और उनके ससुर भी हैं, तो उसको लगता है कि जिस किले को जलालुद्दीन खिलजी ना जीत पाया उस किले को मैं जीत कर दिखाऊंगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किए, इसके कई सारे कारण आते हैं।
ठीक है, जो युद्ध के कारण है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, दो महत्वपूर्ण कारण। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें तो अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि रणथंभौर किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि अगर रणथंभौर किले को जीत लिया जाए तो गुजरात जाने और मालवा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात उस जमाने में और आज भी अगर मैं कहूं तो समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, और आज भी है। तो दिल्ली का कोई भी व्यक्ति जब सुल्तान बनता था तो उसकी नजरें हमेशा गुजरात पे रहा करती थी। तो गुजरात से चूंकि समुद्री व्यापार होता है, वहां से बहुत बड़ा टैक्स इन लोगों को मिलता है, इसलिए उसको लगता है कि गुजरात अगर मैं जीतूं तो उससे क्या होगा, राज्य की आय बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन गुजरात को जीतने से पहले राजपूताने पर जो है नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम देखें तो बिल्कुल बारी बारी से आप देखें, सन 1301 में उसने रणथंभौर किले को जीता, सन 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ किले को जीता, सन 1308 ईस्वी के अंदर इसने सिवाना किले को जीता, सन 1311 ईस्वी में उसने जालौर पर हमला किया। यानी इस तरीके से आप देखेंगे क्रम से उसने यहां पर क्या किया है, बारी बारी से राजस्थान के अलग अलग महत्वपूर्ण किलों को जीता है। तो यह माना जाता है कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह किला, इसलिए इसको जीतना बहुत जरूरी है। दूसरा यह भी कारण रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी को यह लगता है कि दिल्ली के निकट इतना शक्तिशाली राजपूत राज्य स्थापित नहीं रहना चाहिए। अगर शक्तिशाली राजपूत राज्य स्थापित होगा तो उससे दिल्ली की गद्दी को भी खतरा महसूस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम चलें तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात यह भी आती है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बड़ा साम्राज्यवादी किस्म का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की थी, इसकी उपाधि का नाम हमको मिलता है सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी का मतलब होता है सिकंदर के समान, सिकंदर के समान विजेता। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली के जो है अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर के समान विजेता बनने का सपना देखता था, और इसलिए उसने एक जो है कोशिश ये करी कि मैं मध्य एशिया पे, देखिए उस जमाने में ये माना जाता था कि जो मध्य एशिया पे राज करेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि वो मध्य एशिया पे राज करे, लेकिन मध्य एशिया पे राज करने के लिए उसे बहुत ही शक्तिशाली सेना की जरूरत पड़ेगी, और एक शक्तिशाली सेना के लिए उसे बहुत पैसे की जरूरत चाहिए। और पैसा उसे कहां से मिलेगा, उसे मालूम था कि पैसा मिलेगा दक्षिण भारत से। अगर मैं नक्शे की बात करूं, भारत के नक्शे की समझाने के लिए, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत पे आक्रमण किए थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, समझिए इसको, ये विंध्याचल पर्वतमाला है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत पे हमले किए थे। इससे पहले कोई भी सुल्तान जो है दक्षिण की ओर नहीं बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था विंध्याचल को पार करके दक्षिण भारत पे हमला करने वाला, दिल्ली का पहला सुल्तान। सॉरी। तो वो दक्षिण भारत पे हमला करके वहां से धन वसूल करना चाहता है, और उस धन की बदौलत एक शक्तिशाली सेना तैयार करना चाहता है, और उस शक्तिशाली सेना के दम पे मध्य एशिया पे वो राज करना चाहता है। लेकिन अगर उसे दक्षिण में बढ़ना है, अगर उसे दक्षिण में बढ़ना है तो उसे राजपुताने पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर बिना राजपुताने पे नियंत्रण करे वो दक्षिण की ओर बढ़ता है तो इसके लिए फिर राजपूत उसका रास्ता काट सकते हैं, और राजपूत उसका रास्ता काट देंगे तो फिर अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले राजपुताने को नियंत्रित करना जरूरी समझा। ठीक है, और इसी क्रम में उसने क्या किया, उसने यहां पर आप देखें बारी बारी से राजपुताने की रियासतों को अपना निशाना बनाया। तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़, 1308 में सिवाना, 1311 में जालौर। ठीक है, इस तरीके से बारी बारी से उसने क्या किया, अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत राजस्थान के अलग अलग किलों पर उसने आक्रमण किया और उनको जीता भी। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी और जो है हमीर चौहान के बीच में किस प्रकार संघर्ष प्रारंभ हुआ, उसके कारण क्या थे। चलिए इनको मैं हटा देता हूं। पहले देखिए जरा, अलाउद्दीन खिलजी जो है सन 1296 में शासक बन जाता है। 1296 में शासक बनने के बाद आप देखें ये घटना शुरू होती है हमीर चौहान के साथ झगड़े की सन 1299 ईस्वी में। माना जाता है 1299 ईस्वी के अंदर 1299 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां ये गुजरात को जीतकर वहां से कुछ लूटपाट करके वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। तो जालौर के निकट यह माना जाता है कि जालौर के निकट अलाउद्दीन खिलजी के सेना के दो सेनानायक जो कि मंगोल सेनानायक थे, एक का नाम मिलता है मीर मोहम्मद शाह और दूसरा उसका भाई मिलता है केहबरू खां।
माना जाता है धन के बंटवारे को लेकर इनके बीच में कोई विरोध हो गया और इस विरोध की वजह से यहां पर इन मंगोल विद्रोहियों को यहां पे इनको कुचल दिया गया। लेकिन इस पूरे विद्रोह के दमन में दो भाई मीर मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू यहां से भाग निकले और इन्होंने रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान के पास शरण ले ली। ठीक, इस वजह से माना जाता है कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से नाराज हुआ। सबसे पहले देखिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सन 1299 ईस्वी में अपने 3 सेनापतियों को, एक सेनापति का नाम आता है नुसरत खां, एक का नाम आता है अलप खां, ठीक है, अलप खां, और तीसरे का नाम आता है उलुग खां। तो 1299 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 सेनापतियों को रणथंभौर अभियान पर भेज दिया। ठीक है, तो यहां से इनके बीच में ये झगड़े की शुरुआत होती है। लेकिन इस पूरे युद्ध अभियान में देखें तो नुसरत खां, उलुग खां, अलप खां को कोई खास सफलता प्राप्त नहीं होती। उल्टा यह होता है कि नुसरत खां युद्ध के दौरान बीच में मारा जाता है। तो नुसरत खां के मरने के बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली से बढ़ता है सन 1301 ईस्वी में और रणथंभौर किले पर घेरा डालता है। और आखिरकार आप देखें लड़ाई के अंदर जब यह चलती है तो 11 जुलाई और सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और जीतने के बाद इस उलुग खां को रणथंभौर किले का प्रशासन भी सौंप दिया था। अब ये क्या घटनाक्रम रहा था, उस पूरी घटनाक्रम को मैं एक एक करके आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप युद्ध के कारण समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे 2 घटनाएं हमको मिलती हैं। एक घटना मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, मीर मोहम्मद शाह वाली। इस घटना का वर्णन हमको मिलता है हमीर महाकाव्य ग्रंथ में। हमीर महाकाव्य जिसकी रचना की थी नयन चंद्र सूरी ने। यह ग्रंथ क्या कहता है कि हमीर चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सेनापति मीर मोहम्मद शाह और उसके भाई केहबरू खां नामक मंगोल विद्रोहियों को शरण दी थी। तो यह घटना जो हमको मिलती है यह हमीर महाकाव्य के अनुसार मिलती है। तो हमीर महाकाव्य ग्रंथ क्या कहता है कि मीर मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू खां, ये दोनों भाई जो थे मंगोल सेना नायक थे और इन दोनों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध और भागकर हमीर चौहान के पास शरण ले ली। कारण मैंने अभी आपको बताया। इसके पीछे यह बताया जाता है कि सन 1299 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात को लूट कर आ रही थी तो रास्ते में जालौर के निकट यहां पर इन मंगोल सेना नायकों ने विद्रोह कर दिया, जिसके प्रमुख नेता रहे थे मीर मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू खां। हालांकि यहां पे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंगोल विद्रोह का दमन कर दिया, लेकिन इस दमन के दौरान मीर मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू खां भाग निकले और इन दोनों भाइयों ने रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान के पास जाकर शरण ले ली और हमीर देव चौहान ने इनको शरण दी। और केवल शरण ही नहीं दी, हमीर देव चौहान ने इन दोनों को जगाना की जागीर भी प्रदान करी। ठीक है, जगाना एक जागीर होती थी उस जमाने में तो जगाना की जागीर भी प्रदान करी। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाराज हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बारे में पता चला कि मेरे विद्रोही सेना नायकों को हमीर चौहान ने शरण दे दी है, तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ। लेकिन इसके अलावा चले तो हमें एक और मत दूसरा मिलता है। दूसरा जो मत हमको मिलता है, देखिए ये मत में हमको मिलेगा यहां हमीरहट से। हमीरहट जो ग्रंथ लिखा गया है चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हमीरहट चंद्रशेखर द्वारा लिखित एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ क्या कहता है, यह कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम थी जिसका नाम चिनाबाई था और चिमनाबाई और मीर मोहम्मद शाह इन दोनों का आपस में प्रेम हो गया और इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या का षड्यंत्र किया। तो हमीरहट हमें दूसरी कहानी बताता है। हमीरहट कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक मंगोल सेना नायक था मीर मोहम्मद शाह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी है मराठा बेगम चिमनाबाई, उससे प्रेम करने लग जाता है और इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या का षड्यंत्र किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर पाते उसे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी को इनके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। लेकिन ये लोग बाग गिरफ्तारी से बचकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए और अंततः इन्होंने रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान के पास जाकर शरण मांगी। और जैसा कि राजपूत परंपरा में एक कह सकता हूं कि बड़ा था, यहां पर राजपूत परंपरा प्रचलित थी कि शरणागत की रक्षा करना। ठीक है, शरणागत की रक्षा करना। तो यहां पर आप देखें हमीर चौहान ने क्या किया, इन दोनों को शरण दी और उनकी पूरी सुरक्षा का उनको आश्वासन भी प्रदान कर दिया। तो माना जाता है युद्ध के ये 2 कारण हैं, हमीर महाकाव्य और हमीरहट में हमें दोनों अलग अलग यहाँ पे मत मिलते हैं। आपसे जिस प्रकार एग्जाम में पूछा जाए आप आराम से अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब माना जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला
कि उसका भगोड़ा सेनापति मीर मोहम्मद शाह ये हमीर चौहान के पास चले गए, तो माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर चौहान को एक पत्र लिखा। उस पत्र में हमीर चौहान से मांग की गई कि आपने मेरे विद्रोही सेना नायकों को शरण दे रखी है, इनको मेरे हवाले आप कर दीजिए। हमीर चौहान ने इनको सौंपने से मना कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि राजपूत परंपरा में यह है कि भाई एक बार हमने वचन दे दिया तो प्राण जाए पर वचन है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये परंपरा राजपूतों में थी। और शरणागत की रक्षा करना कि भाई मैं इसको शरण दे चुका और अब इसको आपके हवाले में नहीं कर सकता। ठीक तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है, फिर आप युद्ध की तैयारी करिए। तो माना जाता है कि यहां पर हमीर चौहान ने भी विरोचित जवाब दिया कि ठीक है, मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं। तो दोनों के बीच में यहां पर फिर युद्ध हुआ। यानी कुल मिला के आप देखें, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन सबसे प्रमुख कारण यहां पे जो रहा है वो है मीर मोहम्मद शाह और उसके भाई केहबरू खां को शरण देना। कई बार एग्जाम में इनके नाम पूछे गए हैं। नाम इस तरीके से पूछ ले गए कि हमीर चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के किस भगोड़े सेना नायक को रणथंभौर किले में शरण प्रदान की थी। तो आपका जवाब होना चाहिए मीर मोहम्मद शाह। अगर उसके भाई तक का नाम पूछा जाए तो केहबरू खां आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहां आप देखिए, जब युद्ध हुआ तो युद्ध किस तरीके से हुआ, मैं थोड़ा सा पहले युद्ध की घटनाक्रम आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर यह माना जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है तो यह माना जाता है कि यहां पर दिल्ली से जब सुल्तान चलता है, ठीक है, दिल्ली से जब अलाउद्दीन खिलजी चलता है तो यहां पर इसने बनास नदी के किनारे अपना जो है कैंप लगाया, डेरा लगाया। इधर जो रणथंभौर हमारा जो किला है, ठीक है, रणथंभौर जो हमारा किला है, इस किले से आगे बढ़कर हमीर चौहान की सेना ने बनास नदी के किनारे एक युद्ध के अंदर इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। अब यहां पे आप देखिए एक घटना हमें और भी मिलती है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए ताकि सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाए। यहां पर हमीर चौहान ने जो सेना अपनी भेजी थी, इस सेना के अंदर दो व्यक्ति आपको मिलते हैं। ठीक है, एक का नाम आपको मिलता है भीम सिंह, सेनापति हैं दो, और एक का नाम आपको मिलता है धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, ये आप जाते हैं, देखिए ये जाते हैं हमीर चौहान की तरफ से और बनास के किनारे यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है भाग खड़ी होती है और वो अलग अलग जो है टुकड़ियों में बढ़ जाती है। माना जाता है यहां पर धर्म सिंह और भीम सिंह ने जितना भी उनके पास जो था अलाउद्दीन खिलजी के सेना के पास जो खजाना था, उस सारे खजाने को लूट लिया। और उस सारे खजाने को लूटकर ये लोग बाग, ये दोनों सेनापति उस सारे खजाने को लूटकर ये जा रहे थे वापस रणथंभौर। तो इस घटना में क्या होता है कि धर्म सिंह तो आगे रह गया, आगे चला गया, और जो भीम सिंह था ये भीम सिंह पीछे रह गया। ठीक है, धर्म सिंह तो आगे चला गया अपनी सेना टुकड़ी के साथ, और जो भीम सिंह था वो पीछे रह गया। ठीक है, अपनी सेना के साथ पीछे रह गया। माना जाता है तुर्की फौज ने एक बार फिर से संगठित होकर भीम सिंह पर हमला कर दिया। धर्म सिंह तो सारा सामान लूटकर ये तो पहुंच गया रणथंभौर के अंदर, भीम सिंह रह गया पीछे, और यहां पर तुर्की सेना ने हमला करके भीम सिंह को युद्ध में मार डाला। इस बात से रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान धर्म सिंह से बहुत नाराज हुए, और इतने नाराज हुए कि धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। धर्म सिंह को हमीर चौहान ने अंधा करवा दिया और उसको अपने पद से भी हटा दिया गया, और धर्म सिंह के भाई भोजराज को उसके पद पर बिठा दिया गया। इस प्रकार आप देखें अब भोजराज यहां पे नया मंत्री बन जाता है हमीर चौहान का। लेकिन भोजराज ने जब यहां पर देखा कि युद्ध लगातार जारी है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और आय बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, भोजराज ने नए नए तरीके से कर लगाए। अब उन नए कर को जब लगाया बढ़ाया तो जनता उससे परेशान हो गई, तो आखिरकार भोजराज को भी हमीर देव चौहान ने उसके पद से हटा दिया। भोजराज को पद से हटाने की वजह से भोजराज नाराज हो गया, और भोजराज नाराज होकर किसके पास चला गया, ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। ठीक है, और एक बार फिर से हमीर देव चौहान ने अपना जो पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि सारा जो आय बढ़ाने के जो संसाधन के जितने भी जो मामला थे वो किसको सौंप दिए, धर्म सिंह को सौंप दिए। अब आप देखें यहां पर भोजराज नाराज होकर कहां चला गया है, अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल चुका। अब आप देखें, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो एक आदमी जब यहां चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास तो अंदर के सारे भेद बता देगा। दूसरा, ये जो धर्म सिंह था ये भी अपमान का बदला लेने को आतुर था। याद रखिए मैंने कहा कि हमीर चौहान ने धर्म सिंह की आंखें निकलवा ली थी और उसका पद छीन लिया था। इस बात से धर्म सिंह बहुत नाराज था, वो उस अपने अपमान को अब तक भूला नहीं है। तो धर्म सिंह ने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने क्या किया,
जब युद्ध चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी के साथ लगातार, तो ऐसे समय में उसने अनर्गल कर बढ़ा दिए। काफी सारे आप देखें अनाप शनाप जो है जनता के ऊपर कर बढ़ा दिए, कर के जो बोझ तले जनता दबने लगी। और आप ये देखेंगे कि जो हम्मीर अपनी जनता का बहुत लोकप्रिय शासक था, इन करों को बढ़ाने के कारण हम्मीर चौहान अपनी ही जनता में धीरे धीरे अलोकप्रिय होता चला गया। और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था ये धर्म सिंह। ये सारे कर बढ़ाने के काम किसने किए थे? धर्म सिंह ने। तो आप ये देखिए कि हम्मीर चौहान की जनता खुद अब हम्मीर चौहान को जो है पसंद धीरे धीरे उसको उसके पसंद कम करने लगती है। और कुछ लोग ये तक कहते हैं कि हम्मीर चौहान आप जिद करके बैठे, आप हट करके बैठे, इस आदमी जो है मीर मोहम्मद शाह की वजह से आपने युद्ध मोल रखा है, ये मीर मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी के हवाले करो और युद्ध खत्म करो। लेकिन बात तो यही है, हम्मीर चौहान की हट क्या थी? जिद तो यही थी कि मैं किसी भी सूरत पर अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंप सकता। ठीक है, इस तरीके से आप देखें युद्ध आगे बढ़ता है। अब उस जमाने में होता यह है कि दिन में लड़ाइयां चलती थी और रात में अक्सर संधि वार्ताएं भी होती थी। तो ऐसे समय में कि देखिए अलाउद्दीन खिलजी किले को जीत नहीं पा रहा है, किले के अंदर भी देखिए खाने पीने की लगातार जो है कमी आती जा रही है, लंबी लड़ाई हो चुकी थी। ऐसे समय में दोनों पक्ष परेशान थे। तो अक्सर क्या होता था कि संधि वार्ताएं भी चलती थी, दिन में अक्सर लड़ाइयां चलती और रात में संधि वार्ताएं भी होती थी। तो ऐसे समय में रणथंभौर किले से एक व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी से संधि वार्ता करने जाता है, जिसका नाम आता है यहां पर रतिपाल। एक सेकेंड, जिसका नाम आता है हमारे यहां पर रतिपाल। चलिए मैं ये हटा देता हूं, मैं समझाते हुए करके। तो रतिपाल नाम का जो सेनापति है, जो हमीर चौहान का सेनापति है, वो अलाउद्दीन खिलजी से बातचीत करने जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को अपने बातों में उलझा लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल को अपनी बातों में ऐसा उलझाया और उसे लालच दिया कि अगर रतिपाल इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की मदद करे, ठीक है, कौन आ रहा है यहां पर? रतिपाल। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी कहता है, रतिपाल अगर तुम इस युद्ध में मेरी मदद करो तो इस युद्ध में जीतने के बाद ये रणथंभौर का किला मैं आपको वापस सौंप दूंगा। इस प्रकार आप देखें रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के झांसे में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने किले के अंदर एक और सेना नायक रणमल को अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार आप देखें रणमल और रतिपाल दो व्यक्ति और जो किले के अंदर थे और ये अंदर से ही अलाउद्दीन खिलजी की मदद करने लगे। एक मौके पे जब युद्ध यहां पे हुआ तो रणमल रतिपाल ने क्या किया, किले की जो दीवार थी जहां पर आप देखें अलाउद्दीन खिलजी हमला करने वाला था, जिस तरफ से हमला करने वाला था, तो रणमल रतिपाल ने चालाकी से वहां से अपनी सेना को हटा दिया और कहा कि यहां पे कोई हमला नहीं होगा, यहां पे आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे मोर्चे पे जाके लड़िएगा, ये जगह छोड़ दो। और माना जाता है वो जगह खाली करवाई और किले के फाटक खोल दिए रणमल रतिपाल ने। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी की सेना सीधी किले में अंदर प्रवेश कर गई और आमने सामने का युद्ध हुआ। और इस आमने सामने के हुए युद्ध के अंदर हम्मीर देव चौहान केसरिया कर जाता है और उनकी पत्नी रंग देवी यहां पर जौहर कर जाती हैं। ठीक, इस प्रकार आप देखें यहां पर अलाउद्दीन खिलजी इस किले को जीतने में कामयाब हो जाता है। चलिए इस सारी घटनाएं मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में। चलिए मैं आपको कुछ पहले तथ्य और यहां पे बता देता हूं। देखिए इस युद्ध के अंदर हमीर चौहान ने तो केसरिया किया और उनकी पत्नी रंग देवी और इनकी एक पुत्री आती है देवल दे, यहां पे इन दोनों ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए होता यह है कि एक तो होता है केसरिया और एक होता है यहां पर जौहर। राजपूतों में एक परंपरा थी केसरिया और जौहर की। जब राजपूत लोगों को यह लगता है कि अब आप इस युद्ध में नहीं जीत पाओगे, तो अब आपके सामने दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है आपके सामने। या तो आप लड़ते हुए मारे जाओ, अपना शीश कटा डालो, या फिर आप अपना जो है सर झुकाओ। तो सर झुकाना इनको पसंद था ही नहीं। तो यहां पे राजपूत लोग क्या करते थे, वो किले के फाटक खोलते, केसरिया रंग का कपड़ा पहनकर किले के फाटक खोलते और ये सोच थी इन लोगों की कि मरना तो है ही, तो क्यों ना दुश्मन को मारकर मरे। तो इस प्रकार आप देखें राजपूत पुरुष तो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। ठीक है, ये तो घटना हो जाएगी केसरिया, ये तो कौन करेगा, पुरुष करेगा। अब यहां पे आप देखें राजपूत पुरुष केसरिया करते हैं और जब यहां पे किले के अंदर आप देखें महिलाओं को लगता है कि राजपूत पुरुष जो है खत्म, पिता भाई बहन सब खत्म हो चुके हैं, अब दुश्मन के तुम हवाले लगो, तुम दुश्मन को जो है के द्वारा पकड़े जाओ, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हें हाथ भी लगाए, तो किले की तमाम महिला एक बहुत बड़े अग्निकुंड में अक्सर कूदकर आत्मदाह कर लिया करती थी। इस सामूहिक आत्मदाह को हम बोलते हैं जौहर। ठीक है, और इन दोनों घटनाओं को मिलाकर एक शब्द में आप यहां बोल सकते हैं साका।
इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो है रणथंभौर किले का जो पहला साका होता है वो साका होता है सन 1301 ईस्वी में। और इस साके के अंदर हमीर चौहान केसरिया कर रहा है और उनकी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे जो है इन दोनों ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। देखिए आमतौर पे तो ये हमको देखने को मिलता है कि राजपूत महिलाएं किसी अग्निकुंड में कूदकर सामूहिक रूप से आत्मदाह किया करती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। लेकिन हमें यहां पर आप देखें कुछ स्रोत ऐतिहासिक ऐसे मिलते हैं जिनसे यह साबित होता है कि रणथंभौर किले के अंदर यहां पर अग्निकुंड की बजाय इन्होंने जल जौहर किया था। जल जौहर का मतलब तालाब में कूदकर आत्महत्या यहां पर होगी। ठीक, अब आप देखें यहां पे एक पद्मला तालाब है, आज भी मौजूद है। इस पद्मला तालाब में कूदकर इन्होंने आत्महत्या की थी। पद्मला तालाब के बारे में ऐसा आता है कि इस तालाब का निर्माण हमीर चौहान ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर करवाया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखें यहां पे घटना मिलती है जल जौहर की, तो ये पहली घटना मिलती है जल जौहर की। अंतिम घटना भी जल जौहर की यही मानी जाती है और बाकी जगह सब जगह जो है अग्नि में जौहर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर जल जौहर की घटना कोई पूछता है आपसे कि राजस्थान की पहली और अंतिम जल जौहर की घटना, तो हम कहेंगे रणथंभौर किले का साके वाली घटना। ठीक है, चलिए 1301 ईस्वी में रणथंभौर किले का पहला साका हुआ। रणथंभौर किले का पहला साका हुआ, यह राजपुताने का भी पहला ज्ञात साका माना जाता है। देखिए इससे पहले राजस्थान में हो सकता है कई सारे साके हुए हों, लेकिन इतिहास में उनका कहीं भी कोई सन फिक्स नहीं है। ठीक है, ना ही ऐसी कोई जानकारी हमको मिलती है। तो यहां पे आप देखें पहला जो उल्लेखित जिसका वर्णन हमको मिलता है ऐतिहासिक ग्रंथों में वो रणथंभौर किले का साका है, इसलिए हम इसको राजपुताने का भी पहला ज्ञात साका कहेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए राजपुताने में सबसे ज्यादा साके किसके शासनकाल में हुए, तो यह था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के लगातार हमलों के कारण राजपुताने में कई सारे साके हुए। यानी बहुत सीधा सा प्रश्न है कि सबसे ज्यादा साके किस दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण के समय हुए थे, वो था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए उसके बाद देखते हैं इस युद्ध में हमीर चौहान के सेनानायक रतिपाल और रणमल ने विश्वासघात किया था। अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों ने विश्वासघात किया, इन्होंने किले के फाटक खोल दिए, अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। लेकिन जब यहां पे युद्ध जीता गया तो युद्ध जीतने के बाद रणमल रतिपाल को भी यहां पर एक अच्छा सबक मिला। जब बारी आई रणमल रतिपाल ने युद्ध जो है किला युद्ध खत्म हो गया और अलाउद्दीन खिलजी यहां पर जो है रणमल रतिपाल को बुलाता है और रणमल रतिपाल कहते हैं कि साहब अब आप ऐसा करिए कि किला वचन के अनुसार हमें सौंप दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जब आप अपने सहधर्मी राजा के ना हुए, आप अपने स्वामी के भक्त ना हुए, तो आप मेरे जैसे किसी विदेशी आदमी के भक्त कैसे हो सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों की हत्या करवा दी, यानी इनके किए की सजा अलाउद्दीन खिलजी ने इनको यहीं पर ही दे दी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले को जीतने के लिए कुछ यंत्रों का इस्तेमाल किया। मगरिबी का मतलब होता है आग के गोले फेंकने वाली मशीन। एक होता है अर्रादा का मतलब होता है पत्थर फेंकने वाली मशीन। और एक होता है पाशेब का प्रयोग किया। पाशेब का मतलब होता है कृत्रिम टीले। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है रणथंभौर का किला है, ये इस प्रकार मान लीजिए रणथंभौर का किला है। अब आप देखिए किले की जो दीवारें हैं वो दीवारें तो काफी ऊंची हैं और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहां उसकी सेना नीचे है। ठीक, अब यहां पर जो है किले के अंदर से जो वार होगा तो उससे अलाउद्दीन खिलजी की सेना का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है इसको नहीं मालूम कि अंदर किले में क्या क्या है, पोजीशन कहां है सैनिकों की। तो उस जमाने में अक्सर क्या करते थे, मिट्टी के ऊंचे टीले बनवाए जाते थे, मिट्टी के ऊंचे टीले बनवाए जाते थे या लकड़ी के ऊंचे टीले जो है लकड़ी के भी इस तरीके से स्टेज ऊंचे ऊंचे बनवाए जाते थे। इनको हम पाशेब कहते थे, ताकि इनके ऊपर खड़े होकर आप किले के दीवार के अंदर झांक सके, आप किले के अंदर की पोजीशन, सैनिकों की पोजीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार आप देखिए फिर युद्ध होता था। मगरिबी आग के गोले फेंकने वाली मशीन, अर्रादा पत्थर फेंकने वाली मशीन। आपने बाहुबली जैसी फिल्म देखी हो, पद्मावत जैसी फिल्म देखी हो, उसमें आप देखिएगा पद्मावत फिल्म की अगर देखें तो उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी आप देखिए चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के लिए किस तरह की बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करता है, जिसमें पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानों को रखकर किले की दीवार पर फेंका जाता है। इस बड़े प्रहार से किले की दीवारें अक्सर ढह जाया करती थी। ठीक, तो इस प्रकार आप देखें यहां पर तीन चीजों का अलाउद्दीन खिलजी ने इस्तेमाल किया था। ये थी मगरिबी, अर्रादा और एक आता है पाशेब। इनका ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया इनको। चलिए उसके बाद देखिए जरा
इस युद्ध अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान मारा गया। ये मैंने आपको बता दिया था और सेकंड गेट एग्जाम में को पूछा भी गया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले जब नुसरत खान यहां पे लड़ रहा था तो किले के अंदर से, रणथंभौर किले के अंदर से माना जाता है पत्थरों की जब बौछार हुई तो एक पत्थर नुसरत खान के सिर में जाकर लगा, जिसकी वजह से गंभीर रूप से यह घायल हो गया और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न यहां पूछा गया है, रणथंभौर युद्ध अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? तो आपका जवाब होगा नुसरत खान। नुसरत खान मारा गया था। इस विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। यह कथन किसने कहा? यह अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि है। तो यहां पे अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो कहता है आज कुफ्र आमतौर पे कुफ्र जो शब्द है यह काफिर से बना है, और काफिर आमतौर पे जो है गैर मुसलमानों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो कहता है आज काफिरों का गढ़ यानी किला इस्लाम का घर हो गया। तो यह कथन पूछा गया है, किसने कहा? अमीर खुसरो ने। किस किले के बारे में उसने कहा है यह कथन? यह कहा है उसने रणथंभौर किले के बारे में। ठीक है, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक लिखी थी खजाइन उल फुतुह। ध्यान रखें, खजाइन उल फुतुह इसका मतलब होता है फुतुह, फुतुह का मतलब होता है विजय, खजाइन यानी खजाना। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का खजाना, जितनी भी अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त की थी उन तमाम विजयों का वर्णन इस पुस्तक के अंदर मिलता है। ठीक है, तारीख ए अलाई, इसी पुस्तक का दूसरा नाम हमको मिलता है तारीख ए अलाई। तारीख या तवारीख यानी इतिहास, अलाई अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। तो इस पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा कवि उसके साथ में था? अमीर खुसरो। या किस कवि ने, अलाउद्दीन खिलजी के किस दरबारी कवि ने इस पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है? ठीक है, अमीर खुसरो। और कौन से ग्रंथ में किया है? तो ग्रंथ के दो नाम हैं, आप इसको खजाइन उल फुतुह भी कह सकते हैं और आप इसको तारीख अलाई भी कह सकते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ में पूरे युद्ध का वर्णन उसने किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के उपरांत अपने सेनानायक उलुग खां को रणथंभौर का शासक बना दिया था। देखिए, मैंने आपसे कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत में 1299 ईस्वी में 3 सेनानायकों को भेजा था। नुसरत खां को भेजा था, अलप खां को भेजा था, उलुग खां को भेजा था। इस पूरे युद्ध अभियान में नुसरत खान तो मारा गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें उलुग खां जो थे इसके नेतृत्व में यहां पर या कह सकता हूं उलुग खां जो था सेनापति बनाया गया था मुख्य। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जब जीता तो उलुग खां को रणथंभौर किले का वो प्रशासन सौंपकर वापस दिल्ली लौट जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए हमीर चौहान की मृत्यु के साथ रणथंभौर में चौहान शाखा का अंत हो गया। इस प्रकार आप देखिए 1192 ईस्वी में अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। तो अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने के बाद अजमेर में चौहान शाखा खत्म हो गई। इसी प्रकार आप देखेंगे तो यहां रणथंभौर के अंदर सन 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान की मृत्यु के साथ ही चौहान शाखा का अंत हो गया, खात्मा हो गया, और रणथंभौर किला जो है यह दिल्ली सल्तनत के अधीन चला जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखें आगे। यहां एक इतिहासकार हुए हमारे जिनका नाम मिलता है इतिहासकार दशरथ शर्मा। इन्होंने हमीर चौहान के बारे में एक कथन कहा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, दशरथ शर्मा ने बहुत सारे गुण दोष बताए हैं हमीर चौहान के अंदर। यहां पे आप देखिए दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, कहते हैं कि यदि उसमें मतलब हमीर चौहान में कोई दोष भी थे तो वे उसके वीरोचित युद्ध, वंश प्रतिष्ठा की रक्षा, मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं। ठीक है, वैसे दशरथ शर्मा कुछ कमियां गिनाते हैं हमीर चौहान की, जिन कमियों की वजह से माना जाता है उनकी हार हुई, पराजय हुई, लेकिन फिर भी दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसके जो है वंश प्रतिष्ठा अगर हम बात करें, वीरोचित युद्ध की अगर हम बात करें, मंगोल जैसे शरणागत की उसने सुरक्षा करी, ऐसे गुणों के कारण उसके जितने भी जो है अवगुण थे, जितने भी उसके जो है दोस्त थे, वो सब के सब नगण्य हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देखें हमीर चौहान का वर्णन हमको मिलता है। उसके अलावा आप देखिए बहुत सारे ग्रंथों के बारे में हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमीर चौहान का वर्णन हमको किन किन ग्रंथों में देखने को मिलता है? तो ये वो सारे ग्रंथ हैं जिनमें हमीर चौहान को नायक बनाकर इन ग्रंथों की रचना की गई है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर हठ। तो मैंने आपको बताया हमीर इतिहास में अपनी हठ के लिए जाने जाते हैं। और हठ क्या थी, जिद क्या थी? जिद एक थी कि जिन मंगोल शरणागतों को उसने जिन मंगोल सेनानायकों को उसने शरण दी थी,
उनको किसी भी सूरत में अलाउद्दीन खिलजी को वापस नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उसकी हट थी, ये उसकी जिद थी, और इस जिद की वजह से आप देखें उसका पूरा राज्य खत्म हो गया, उसका पूरा वंश ही वहां पर खत्म हो जाता है। तो हम्मीर हठ, इस ग्रंथ की रचना की थी चंद्रशेखर ने। इसी प्रकार एक ग्रंथ है हम्मीरायण। हम्मीरायण की रचना की थी भांडव व्यास ने, एग्जाम में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में इसको। इसी प्रकार देखें तो यहां पे हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा गया है। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। हम्मीर रासो जोधराज द्वारा, ध्यान रखें हम्मीर रासो जो ग्रंथ है ये 2 बार लिखा गया है। हम्मीर रासो में एक नाम आपको मिल जाएगा जोधराज, ठीक है। मैं यहां पे फिर से एक और लिख देता हूं, यहां पर 6 नंबर पर हम्मीर रासो, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए हम्मीर रासो जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, यह लिखा था शारंगधर ने, 14वीं शताब्दी में लिखा था शारंगधर ने। और ये हम्मीर रासो जो आप ये ग्रंथ देख रहे हैं, ये लिखा था जोधराज ने। जोधराज ने ये जो ग्रंथ लिखा था, ये लिखा था सन 1785 ईस्वी में। नीमराणा, अलवर जिले के अंदर नीमराणा एक ठिकाना होता था, और नीमराणा ठिकाने में चौहान शासकों का शासन था। राजदेव चौहान ने लगभग 1464 ईस्वी में नीमराणा ठिकाने में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो नीमराणा के उस जमाने में जो शासक थे, ठीक है, चंद्रभान सिंह जी, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे जोधराज। तो जोधराज ने भी हम्मीर रासो लिखा है, लेकिन 18वीं शताब्दी में लिखा है। और हम्मीर रासो ने 14वीं शताब्दी, सॉरी हम्मीर रासो एक और लिखा गया था 14वीं शताब्दी में शारंगधर द्वारा, शारंगधर द्वारा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस बिंदी को हटा देता हूं। तो इस तरीके से आप देखें यहां पर हम्मीर रासो ग्रंथ 2 बार लिखा गया है, 14वीं शताब्दी में शारंगधर और 18वीं शताब्दी में जोधराज। ये दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। अक्सर बच्चे इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि साहब ये हम्मीर रासो किसने लिखा, शारंगधर ने लिखा या जोधराज लिखा, ठीक है। कई जगह तो ऐसा कर रखा है जोधराज ऑब्लिक करके शारंगधर, यानी दोनों को एक आदमी बता रखा है। ध्यान रखें एक आदमी नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। शारंगधर 14वीं शताब्दी में हुआ है, तो जोधराज 18वीं शताब्दी में हुआ है, दोनों बिल्कुल अलग। इसके अलावा देखें तो एक ग्रंथ हमको और मिलता है हम्मीर बंधन। हम्मीर बंधन जिसकी रचना की थी अमृत कैलाश ने। इस प्रकार आप देखें ये जितने भी आपको ग्रंथ मिलते हैं इन तमाम ग्रंथों में रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान को नायक बनाकर इन ग्रंथों की रचना की गई है, ठीक है। इस प्रकार आप देखें हम्मीर चौहान यहां पर समाप्त होता है। हम्मीर चौहान के समाप्त होने के बाद रणथंभौर के अलावा मैंने आपसे कहा था कि हमारे राजस्थान में कुछ अन्य चौहान शाखाएं भी मिलती है। राजपुताने में अन्य कौन कौन सी चौहान शाखाएं, अब मैं उसकी भी आपसे बात कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा नाडौल के चौहान। नाडौल सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया है, यहां पर नाडौल वर्तमान में कहां है। नाडौल पड़ता है वर्तमान में पाली जिले के अंदर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले चौहानों की शुरुआत हुई थी शाकंभरी। मैंने आपको बताया था वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी, या जिसको हम सपादलक्ष भी कहते हैं, शाकंभरी कह दीजिए, शाकंभरी जिसका नाम बिगड़ा हुआ आजकल सांबर हो गया, सपादलक्ष। सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का क्षेत्र माना जाता है। सपादलक्ष जो राज्य था उसमें 1.25 लाख गांव कस्बे आते थे, इसीलिए इसका नाम सपादलक्ष भी आता है। तो माना जाता है शाकंभरी या सपादलक्ष में सबसे पहले चौहान राज्य स्थापित हुआ था। और शाकंभरी से सबसे पहली शाखा जो निकली थी बाहर कहीं, तो वो थी नाडौल। तो नाडौल के चौहान शाकंभरी से निकलने वाली पहली शाखा मानी जाती है, ठीक है। और नाडौल के अंदर किस व्यक्ति ने चौहान साम्राज्य की स्थापना की थी, ये भी एग्जाम में हमसे पूछा गया है। तो देखिए नाडौल के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो 960 ईस्वी में, 960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान नामक व्यक्ति ने नाडौल में चौहान राजवंश की स्थापना की थी। ध्यान रखें नाडौल में, फिर बता रहा हूं नाडौल आजकल पाली जिले में पड़ता है। तो ध्यान रखें नाडौल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, लक्ष्मण चौहान ने की थी, 960 ईस्वी में की थी। जबकि अजमेर की हम बात करें तो अजमेर अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में बसाया था। इस प्रकार अगर देखें तो शाकंभरी से निकलने वाली सबसे पहली शाखा अगर कोई मानी जाती है तो नाडौल की शाखा मानी जाती है, ठीक। चलिए उसके बाद देखें यहां पे जालौर के सोनगरा चौहान। जालौर के अंदर जो चौहान शाखा थी उसको हम सोनगरा चौहान कहते हैं। सोनगरा क्यों कहते हैं आप इसको देख लीजिए। देखिए सोनगरा इस शाखा को इसलिए कहेंगे क्योंकि जालौर जिले के अंदर जो किला हमको मिलता है, इस किले का नाम आपको मिलता है स्वर्णगिरी। किले का नाम है स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी से बिगड़कर ये किले का नाम एक और हमको मिलता है सोनगिरी। तो सोनगिरी किले में रहने की वजह से ही इनका नाम, इनकी शाखा का नाम क्या पड़ जाता है, सोनगरा, ठीक है।
तो जालौर के चौहान कहलाते हैं सोनगरा चौहान, इस किले के नाम पर, सोनगिरी किले के नाम पर। तो जालौर के सोनगरा चौहान वंश की स्थापना किसने की? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जालौर के अंदर 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान नामक व्यक्ति ने जो है यहां पर चौहान वंश की स्थापना की थी। ये कीर्तिपाल चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसने मेवाड़ को भी सन 1175 ईस्वी में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ किले को भी जीत लिया था। काफी ताकतवर शक्तिशाली शासक गुजरा है ये कीर्तिपाल चौहान जो है, इसने जालौर राज्य की स्थापना करी। और ये कीर्तिपाल चौहान है कौन? ठीक, तो इसका संबंध हमको मिलता है नाडौल से। नाडौल से ही इनका संबंध है। नाडौल के राजा थे अल्हड़, ये अल्हड़ का पुत्र था। ठीक है, नाडौल में चौहान शाखा थी, नाडौल का राजा अल्हड़ और अल्हड़ का बेटा यहां पर कीर्तिपाल नाडौल से अलग होकर जालौर में चौहान शाखा की स्थापना कर देता है। आगे चलकर जो नाडौल था, ये नाडौल जो था, ये नाडौल की जो चौहान शाखा थी वो जालौर में ही विलीन हो जाती है। पहले तो नाडौल बना, नाडौल के बाद जालौर शाखा अलग बनी, लेकिन आगे चलकर जालौर शाखा इतनी ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई कि नाडौल के चौहान शाखा का विलीनीकरण भी किसमें हो गया? जालौर के चौहानों में हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित करके चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। तो काफी ताकतवर शासक के तौर पे माना जाता है कीर्तिपाल चौहान। वैसे कीर्तिपाल चौहान को इतिहास में कीतू चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में कीतू चौहान पूछ लिया जाए तो भी आपका जवाब यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1308 ईस्वी में अब अलाउद्दीन खिलजी का हमला हो जाता है जालौर पर। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि ये जो आपका दिल्ली का कोई सुल्तान है कोई भी, उसका कोशिश ये होती थी, चलिए मैं थोड़ा मैप के जरिए आपको बता देता हूं, इसको हटा देता हूं। देखिए जब भी कोई आदमी दिल्ली का सुल्तान बनता था तो दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अक्सर उसका सपना होता था कि मैं दक्षिण भारत पे राज्य करूं, गुजरात को कब्जे में ले लूं, क्योंकि गुजरात से जो है विदेशी समुद्री व्यापार बहुत होता था। ठीक है, लेकिन अगर आप, मैंने कहा, गुजरात को जीतना चाहते हैं या मालवा के समृद्ध प्रांत को जो काफी उपजाऊ माना जाता है, इसको अगर जीतना चाहते हैं तो आपको राजपूताने को जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब तक आप राजपूताने को नहीं जीतेंगे आप गुजरात और मालवा और दक्षिण जाने का रास्ता भूल जाइए। तो अब यहां पे आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, मैंने आपको कुछ देर पहले हमीर चौहान वाली कक्षा में बताया था कि उसका सपना है कि वो दक्षिण भारत को जीते, गुजरात मालवा पे विजय प्राप्त करे। इसके लिए वो राजपुताने को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। राजपुताने में 1301 ईस्वी में वो रणथंभौर किले को जीत चुका था, 1303 ईस्वी में वो चित्तौड़गढ़ किले को जीत चुका था, और अब 1308 ईस्वी में उसने जालौर के ऊपर हमला कर दिया। जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 हमले किए, 1308 में सिवाना और 1311 ईस्वी में खुद जालौर के ऊपर उसने हमला किया। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं 1308 की। 1308 ईस्वी में उस जमाने में जालौर के शासक हुआ करते थे कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान जो हैं, इनके भतीजे हुआ करते थे जिनका नाम था शीतल देव या सातल देव, नाम आपको मिलता है इतिहास में। तो यहां पर आप देखें सातल देव के ऊपर हमला कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले पर आक्रमण किया, और उस जमाने में सिवाना के ऊपर शासक है शातल देव या शीतल देव, जो जालौर के राजा कान्हड़ देव चौहान के भतीजे हुआ करते हैं। ठीक, इस युद्ध में जालौर के राजा कान्हड़ देव चौहान के भतीजे शातल देव या शीतल देव के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया, और यहां पर सातल देव की पत्नी, आपका नाम मिलता है मैणा देव, मैणा देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर कर लिया। इस प्रकार आप देखें सन 1308 ईस्वी में सिवाना किले में यहां पर एक साका हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना किले को जीत लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम भी बदल दिया। तो देखिए यहां पर 10 नवंबर 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले को जीत लिया, और सिवाना किले का नाम उसने बदल कर क्या रखा? खैराबाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का नाम बदलकर खैराबाद रखा। यह था आपका सिवाना किला, जो आजकल बाड़मेर जिले में पड़ता है। सिवाना किले को जीतकर उसने अपने सेनापति को सौंप दिया। सेनापति का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, कमालुद्दीन गुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी किले का नाम बदलता है खैराबाद और अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपकर वापस दिल्ली लौट जाता है। अब सिवाना के बाद 1308 ईस्वी में, देखिए 1308 ईस्वी में उसने सिवाना को जीत लिया। अब इसके बाद सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया सीधे सीधे जालौर पर,
और जैसा कि मैंने बताया उस जमाने में जालौर के जो शासक हुआ करते थे वो थे कान्हड़ देव चौहान, जो इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। उनके पुत्र वीरम देव चौहान भी इस युद्ध में मारे गए। ठीक, तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर किले पर आक्रमण किया। इस युद्ध में जालौर के राजा कान्हड़ देव चौहान और उसका पुत्र वीरम देव चौहान मारे गए। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर किले का नाम यहां पे बदल दिया था और जालौर किले का नाम बदलकर उसने रखा था जलालाबाद। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, जालौर किले का नाम बदलकर उसने रखा था जलालाबाद। और इसी किले को जीतकर यहां पर उसने एक मस्जिद भी बनवाई थी। ठीक है, और वो मस्जिद आपको आज मिल जाती है, जिसको अलाई मस्जिद हम कह देते हैं। अलाई मस्जिद हम कह देते हैं। ये अलाई मस्जिद जालौर किले के अंदर मौजूद है। तो मैंने आपको बताया था पहली मस्जिद राजस्थान की 2.5 दिन का झोपड़ा माना जाता है अजमेर के अंदर, और उसके बाद अलाई मस्जिद जो है ये जालौर किले में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई जाती है। कहीं पर किसी गाइड में अक्सर बच्चे सवाल करते हैं राजस्थान की पहली मस्जिद अलाई मस्जिद दिखा रखी है, जो बिल्कुल ही सरासर गलत है। ठीक है, राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाएगी 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आपको मिलता है, 1206 से 1210। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मस्जिद बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आपको मिलता है 1296 से लेकर सन 1316 ईस्वी। तो आप अपने आप देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी की अलाई मस्जिद पहले बनेगी या कुतुबुद्दीन पहले 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाएगा। तो ध्यान रखें, पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा ही राजस्थान की मानी जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हटा देते हैं पहले। देखिए इस युद्ध का वर्णन हमको एक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर किले पर आक्रमण किया। इस युद्ध का वर्णन हमको एक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ का नाम हमको मिलता है कान्हड़ देव प्रबंध। अगर हम कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ में यह कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुजरात को लूटने के लिए, गुजरात विजय के लिए जा रहा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़ देव चौहान से अपने जालौर में से गुजरात की तरफ जाने के लिए, सेना जाने के लिए रास्ता मांगा। लेकिन कान्हड़ देव चौहान ने रास्ता देने से मना कर दिया। और ऊपर से जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां से गुजर रही थी तो कान्हड़ देव चौहान की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर हमला किया, उनकी रसद सामग्री को लूट लिया। माना जाता है इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतने के बाद वापस लौटते समय कान्हड़ देव पर आक्रमण किया। ठीक है, यह युद्ध का कारण माना जाता है। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो एक युद्ध का कारण और भी हमको मिलता है, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी की अगर हम बात करें, जो जोधपुर के बड़े कवि रहे हैं, राजपुताने का अबुल फजल कहलाते हैं, तो मुहणोत नैणसी कहता है, यहां पर एक अलग ही बात करता है। वो कहता है कि कान्हड़ देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, उनकी अधीनता उसने स्वीकार कर रखी थी, और कान्हड़ देव चौहान की तरफ से उसने अपने पुत्र वीरम देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली में भेज रखा था। यहीं पर माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री है जिसका नाम हमको मिलता है फिरोजा। क्या नाम मिलता है? फिरोजा। तो माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री फिरोजा है वो कान्हड़ देव चौहान के पुत्र वीरम देव चौहान को प्रेम करने लगे, और उस लड़की ने वीरम देव चौहान के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे लड़के ने ठुकरा दिया। और आखिरकार माना जाता है कि वीरम देव जो है वो एक दिन दिल्ली छोड़कर वापस अपने जालौर में आ जाता है, अपने पिता के साथ रहने लगता है। इसके बाद ये माना जाता है कि उस लड़की ने, फिरोजा ने, खाना पीना छोड़ दिया। तो ऐसे में माना जाता है कि लड़की की जो धाय मां थी, उस धाय मां का नाम हमको मिलता है गुल ए बहिश्त। नाम मिलता है गुल ए बहिश्त। तो ये माना जाता है कि फिरोजा की धाय मां थी। तो गुल ए बहिश्त को जब सारी जानकारी का पता चला कि क्यों इस लड़की फिरोजा ने खाना पीना छोड़ रखा है, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी से शिकायत करी कि फिरोजा जो है वीरम देव से प्रेम करती है और इस वजह से उसने खाना पीना बंद कर रखा है। तो माना जाता है गुल ए बहिश्त ने अलाउद्दीन खिलजी से सेना की मांग करी, और सेना की मांग करी और सेना लेकर अपने साथ उसने जालौर किले पर हमला बोला। और इस युद्ध में गुल ए बहिश्त जो है उसने युद्ध के अंदर जालौर के अंदर कान्हड़ देव चौहान को पराजित किया। कान्हड़ देव चौहान इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और माना जाता है वीरम देव चौहान ने, जो कि इस युद्ध में बच गए थे, उनको लगता है दुश्मन सेना से जब वो घिर गए तो उनको लगता है कि उन्हें बंदी बना लिया जाएगा, तो इस वजह से उन्होंने कटार अपने सीने में घोंपकर उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो माना जाता है कि यहां पर गुल ए बहिश्त जो धाय मां है, उन्होंने वीरम देव चौहान का सिर काटकर एक थाल में सजाकर उसे दिल्ली भिजवाया फिरोजा के पास,
और माना जाता है फिरोजा ने फिर क्या किया, यमुना नदी के किनारे उस वीरमदेव के सिर का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो इस प्रकार की कहानी जो है मुणोत सिंह ने अपने ग्रंथ में लिखी है। लेकिन बाकी जगह अगर हम चलें इतिहास में, तो बाकी इतिहासकार जो है इस तथ्य को कपोल कल्पित मानते हैं। वो इस ग्रंथ फिरोजा वाली कहानी को कपोल कल्पित कहते हैं, क्योंकि उसके बारे में समकालीन इतिहास में कहीं भी हमें किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं मिलती। खैर, आपसे जिस प्रकार पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें, जालौर पर हमला हुआ और जालौर पर 2 हमले हुए। 1308 ईस्वी में पहले सिवाना पर हमला हुआ, फिर 1311 ईस्वी में जालौर के कानड़देव चौहान लड़ते हुए मारे गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल के खैराबाद रखा और जालौर किले का नाम बदलकर उसने जलालाबाद रखा। ठीक है, चलिए इसके बाद जालौर में भी आप देखें चौहान शाखा का खात्मा हो गया। जालौर के बाद अगर हम बात करें तो सिरोही में चौहानों की एक शाखा हुआ करती थी जिसे हम देवड़ा शाखा कहते हैं। तो सिरोही के देवड़ा चौहानों की हम बात करते हैं। सिरोही में देखिए 1311 ईस्वी में राव लूंबा नाम के व्यक्ति होते हैं, राव लूंबा। इन्होंने सिरोही में चौहान की देवड़ा शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि हमारे यहां पे सिरोही में देवड़ा शाखा के संस्थापक कौन थे? राव लूंबा। कब स्थापना की थी? तो 1311 ईस्वी में यह स्थापना की थी। ध्यान रखें, उस जमाने में आज का सिरोही नहीं था। प्रारंभिक इनकी जो राजधानी थी वो चंद्रावती थी। ठीक है, चंद्रावती, जिसको आजकल हम माउंट आबू कहते हैं। तो प्रारंभिक राजधानी इनकी चंद्रावती, तब सिरोही नहीं था। सिरोही बाद में बसाया जाता है। कब बसता है देखिए जरा, 1425 ईस्वी में सहासमल नाम के एक शासक यहां पे आते हैं सिरोही के अंदर, और उन्होंने शिवपुरी नाम का नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। और आगे चलकर यही शिवपुरी कालांतर में किस नाम से जाना गया? सिरोही नाम से जाना गया। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए सिरोही को बसाने का काम सहासमल ने किया था 1425 ईस्वी में। तो जालौर में सोनगरा चौहान थे, सिरोही में देवड़ा चौहान थे। एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम हमको मिलता है जेबी मैलिसन। तो जेबी मैलिसन ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक है नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर वो क्या कहता है? इस पुस्तक के अंदर कहता है कि सिरोही राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कभी किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं रही। तो कई बार जैसा कि मैंने कहा, ये कोटेशन, ये कथन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस इतिहासकार ने किस पुस्तक में इसका चर्चा की है सिरोही की, कि राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जो कभी किसी के अधीन नहीं रही। वो थे इतिहासकार जेबी मैलिसन, और पुस्तक का नाम था नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए सिरोही की हम बात आगे नहीं करेंगे। सिरोही का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहेगा। बीच बीच में कुछ शासक आएंगे तो जिनका समकालीन शासकों के साथ कुछ संबंध रहेगा तो मैं उसकी चर्चा वहां पे आपसे करूंगा। अब हम चलते हैं हाड़ौती की तरफ। आजकल जब हाड़ौती की बात आती है तो हाड़ौती में हम 4 जिले देखते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो हाड़ौती जो है, इस क्षेत्र के अंदर हाड़ा चौहान जो थे इनका शासन था। हाड़ा चौहानों की वजह से प्रारंभ में इसका नाम हाड़ावती हुआ करता था, और हाड़ावती से धीरे धीरे फिर आज इसका नाम हो चुका है हाड़ौती। ठीक है, तो हाड़ा चौहान शासकों की वजह से इसका नाम हाड़ौती होता है। तो यहां पे किस प्रकार हाड़ा चौहानों की शुरुआत हुई? तो देखिए, हाड़ा चौहानों की शुरुआत सबसे पहले होती है बूंदी से। बूंदी के बारे में आता है कि बूंदा मीणा नाम के व्यक्ति ने बूंदी को बसाया था। जैसे बूंदी का अलग नाम वृंदावती भी मिलता है प्राचीन ग्रंथों में। तो पहले मीणाओं का शासन बूंदी में हुआ करता था, और आगे चलकर 1241 ईस्वी में देवी सिंह हाड़ा या हाड़ा देवा नाम के जो एक सामंत हुआ करते थे, मेवाड़ के सामंत हुआ करते थे, चौहान थे। तो माना जाता है कि उन्होंने जब अजमेर सत्ता में पतन हो गया, अजमेर में जब चौहानों का पतन हो गया, तो ये चौहान शाखाएं अलग अलग जगहों पर चली गई। तो एक शाखा मेवाड़ चली गई थी, और वहीं से फिर एक शाखा मेवाड़ से आकर इसने बूंदी पर कब्जा किया, बूंदी पे मीणाओं को पराजित किया। ठीक है, और यहां बूंदी इलाके पे इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इस तरीके से आप देखें 1241 ईस्वी में हाड़ा देवा, देवी सिंह हाड़ा भी इनका नाम मिलता है, हाड़ा देवा ने मीणाओं को पराजित करके बूंदी में सबसे पहले हाड़ा चौहान वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे कोटा जो है, कोटा, बारां, झालावाड़ नहीं, सबसे पहले बूंदी रियासत की स्थापना होती है। ठीक, तो बूंदी में हाड़ा चौहान की स्थापना करते हैं हाड़ा देवा, या देवी सिंह हाड़ा भी आप इनका नाम कह सकते हैं। बूंदी के शासकों में एक शासक बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं जिनका नाम हमको मिलता है राव सुरजन सिंह हाड़ा। राव सुरजन सिंह हाड़ा जो है काफी जो है ताकतवर शासक के तौर पे जाने जाते हैं बूंदी के, और रणथंभौर किला भी उस जमाने में इन्हीं के कब्जे में हुआ करता था।
तो बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा के कब्जे में था रणथंभौर का किला और सन 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर किले पर हमला कर दिया था। ठीक, और एक लंबी लड़ाई के बाद यहां पर राव सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार आप देखें यहां पर राव सुरजन सिंह हाड़ा रणथंभौर का किला अकबर को सौंप देते हैं। यहां पर भी कहानी कुछ इस प्रकार आती है कि राव सुरजन सिंह हाड़ा जो थे काफी ताकतवर शासक थे और लंबी लड़ाई के बावजूद भी अकबर जो है रणथंभौर किले को जीत नहीं पाता है। ऐसे समय में मैंने आपसे कहा था, पहले अक्सर यह होता था कि दिन में लड़ाइयां होती है, रात में अक्सर संधि वार्ताएं भी चलती थी। यहां इस युद्ध में आमेर का अगर हम बात करें तो आमेर के भगवंत दास भी यहां पर शामिल थे अकबर के साथ। तो राजा भगवंत दास जो थे उन्होंने अकबर की तरफ से संधि वार्ता चलाई थी राव सुरजन सिंह हाड़ा के साथ। माना जाता है एक बार अकबर ने भी भगवंत दास से कहा कि मैं भी चाहता हूं कि मैं राव सुरजन हाड़ा को एक नजर देखूं, मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन व्यक्ति है यार जो इतना जो है शक्तिशाली शासक है और इतने लंबी लड़ाई के बावजूद भी मेरे सामने झुकने को तैयार नहीं। तो भगवंत दास ने राग समझाया कि बादशाह सलामत, आप पकड़ लिए जाएंगे, आप जो है दुश्मन हैं और आपसे बड़ी दुश्मनी उनकी, आप मेरे साथ कैसे जा सकते हैं। तो अकबर ने जिद की, अकबर ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना वेश बदलकर आपके साथ चलता हूं और सामने वाले किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं आपका दास बनकर अपने वेशभूषा बदलकर आपके दास के रूप में, सेवक के रूप में मैं चलता हूं किले के अंदर। तो माना जाता है कि नहीं, मना करने के बावजूद भी अकबर जब नहीं माना तो राजा भगवंत दास राजी हो गए और राजा भगवंत दास के साथ अकबर अपना वेश बदलकर रणथंभौर किले में चले गए। रणथंभौर किले में जब चर्चा चल रही थी राव सुरजनहाड़ा और भगवंत दास के बीच में, तो अकबर पीछे साइड में खड़ा हुआ था और अपने आधे चेहरे पर कपड़ा ढककर खड़ा हुआ था। ठीक है, और एक सेवक के तौर पे फटे कपड़े कुछ इस तरीके से। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भगवंत दास जो थे वो राव सुरजनहाड़ा को अकबर की ओर से समझाने में कामयाब हो गए। तो राव सुरजनहाड़ा भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं और अंदर जाते हैं अपने कक्ष में और किले की चाबी लेकर आते हैं। और किले की चाबी लेकर अकबर को पहचान चुके थे राव सुरजनहाड़ा जो दास बनकर खड़ा था। तो राव सुरजनहाड़ा ने अकबर की तरफ उसके पैरों में वो चाबी का गुच्छा पटक दिया और कहता है कि बादशाह सलामत, आज से ये किला आपका। अकबर ने झेंपते हुए, झिझकते हुए कहा कि साहब आप ये मेरे को क्यों दे रहे हैं चाबियां, मैं बादशाह थोड़ी हूं, चाबियां देनी है तो ये राजा भगवंत दास को दीजिए। तो राव सुरजनहाड़ा ने कहा कि आप जो है कितना भी छुप लीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है कि आप मुगल बादशाह अकबर हैं। तो आखिरकार अकबर ने कई बार मना किया, लेकिन फिर बाद में आखिरकार अकबर को यह हामी भरनी पड़ी कि ठीक है मैं ही अकबर हूं। तो अकबर ने फिर बाद में सुरजन सिंह हाड़ा से पूछा कि आप एक बात बताइए, आपने तो मुझे कभी देखा नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि मैं ही अकबर हूं, बादशाह हूं। तो राव सुरजन हाड़ा के बारे में आता है, उन्होंने ये जवाब दिया कि देखिए मैंने आपको देखा तो नहीं कभी, लेकिन आपके कद काठी के बारे में सुन रखा था और आपके बारे में ये सुन रखा था कि आपकी नाक के ऊपर एक बड़ा मस्सा था, अकबर के नाक के ऊपर यहां एक बड़ा मस्सा था। तो राव सुरजन सिंह हाड़ा ने कहा कि आपने मुंह जो है नीचे से तो छुपा रखा था, लेकिन नाक का जो मस्सा है वो छुपा हुआ नहीं था, इस मस्से को देखकर ही मैं आपको पहचान गया। तो अकबर कहते हैं बड़ी विद्वता से इनसे बड़ा प्रभावित हुए सुरजन सिंह हाड़ा से। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखें राव सुरजन सिंह हाड़ा ने 1569 ईस्वी के अंदर रणथंभौर किले की चाबी अकबर को सौंप दी और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राव सुरजन सिंह हाड़ा जो थे इनको अकबर ने राव राजा की उपाधि दी थी और 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। मनसब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अकबर ने सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। मनसबदारी व्यवस्था के अंदर आप देखिए दो चीज है। मनसब का पहले अर्थ समझ लीजिए। मनसब का मतलब होता है एक पद, ठीक है, और मनसब के अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है जात और एक होता है सवार, दो चीज होती है। जब किसी व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था, जैसे मान लीजिए यहां पर इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया है, तो 5000 मनसब के अंदर देखिए इनको 5000 जात और 5000 सवार इनको प्रदान किए गए हैं। जात से वेतन का पता चलता है और सवार से उसको घुड़सवार रखने की जो परमिशन मिली है उस बात का पता चलता है। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। यह अकबर द्वारा चलाई गई प्रशासन में एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। वैसे राजपुताने में सबसे पहले अकबर ने जिस व्यक्ति को मनसब दिया था राजपुताने में, वो आमेर के राजा भारमल थे, क्योंकि राजा भारमल ने सबसे पहले 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो सबसे पहले अकबर ने 5000 का मनसब आमेर के राजा भारमल को दिया था। ठीक है, तो मनसब यानी पद, और जो इस पद को धारण करता है वो मनसबदार कहलाता है। अकबर ने 10 से लेकर, आप देखें अकबर के जमाने में 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब होते थे।
तो यहां आप देखें, इनसे आपके रैंक का पता चलता है। जैसे 5000 का मनसब है और मान सिंह के पास 7000 का मनसब है, इसका मतलब रैंक के अनुसार मान सिंह का मनसब ओहदा बड़ा है। ठीक है, तो आप देखें यहां पे मनसब 10 से लेकर 10,000 तक होते थे। हालांकि अकबर ने अपने जीवन काल में सर्वोच्च मनसब आप देखें राजपुताने के अंदर बात करूं तो मान सिंह को दिया था, और अपने परिवार में देखें तो उसने मिर्जा अजीज कोका जो थे, जो अकबर की जो है बुआ के लड़के थे, उनके सेना नायक थे, तो उनको दिया था 7000 का मनसब। और अकबर ने 10,000 का मनसब अपने पुत्र शहजादे सलीम यानी जहांगीर को दिया था। और बाकी आप देखें राजपूतों में तो सर्वोच्च मनसब मान सिंह को 7000 का मिलता है। ठीक है, तो आप देखें अकबर ने राव राजा की उपाधि इनको दी और 5000 का मनसब इनको प्रदान किया। यहां आप देखिए एक चीज मैं आपको और बताते चलता हूं, यहां जो राव सुरजन सिंह हाड़ा है, इनका अंतिम समय बनारस में व्यतीत हुआ। बनारस, उसी को हम काशी कह देते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको बनारस की बजाय काशी मिल जाए। तो इन्होंने अपना अंतिम समय राव सुरजन हाड़ा ने बनारस में यानी काशी में व्यतीत किया था, और यहीं पर ही इन्होंने अपने कवि चंद्रशेखर से आग्रह किया पुस्तक लिखने का, अपनी जीवनी लिखने का। तो माना जाता है कवि चंद्रशेखर ने फिर सुरजन चरित्र, इनका जीवन चरित्र लिखा, और पुस्तक का नाम है सुरजन चरित्र, जिसमें राव सुरजन हाड़ा का संपूर्ण जीवनी का वर्णन हमको मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये राव सुरजन हाड़ा का वर्णन हमको मिलता है। वैसे राव सुरजन हाड़ा के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं, अकबर के दरबार में जितने भी उसके दरबार में मनसबदार होते थे, जो भी बड़े अधिकारी होते थे, जिनमें राव सुरजन हाड़ा भी शामिल है, किसी को कोई भी वाद्य यंत्र ले जाने की और बजाने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ एक अगर मैं यहां पे बात करूं तो राव सुरजन सिंह हाड़ा, जो कि एक वाद्य यंत्र मैं आपको कल्चर के अंदर बताऊंगा, तो एक तंबूरा नाम का वाद्य यंत्र होता है, तो तंबूरा नाम का वाद्य यंत्र बजाने की परमिशन केवल राव सुरजन सिंह हाड़ा को दे रखी थी। तंबूरा एक तत्वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, कुछ गिटार की तरह उसको यहां रखकर बजाया जाता है। तो यहां पे देखिए तंबूरा बजाने की परमिशन केवल किसको थी? एकमात्र अकबर के दरबार में केवल सुरजन सिंह हाड़ा को तंबूरा वाद्य यंत्र बजाने की परमिशन थी। अन्य किसी व्यक्ति को बजाने के तो छोड़िए, वाद्य यंत्र रखने की परमिशन तक भी नहीं थी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बूंदी के एक और शासक लेते हैं, जिनका नाम हमको मिलता है राव रतन सिंह। राव रतन सिंह ने इनको एक उपाधि दी थी, जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी, और यह जहांगीर की उपाधि है द्वारा दी गई उपाधि सर बुलंदराय और रामराज, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा चले तो यहाँ पे राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा भी एक महत्वपूर्ण शासक गुजरे हैं अपने बूंदी के अंदर, और राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा इनका शासनकाल मिलता है 1681 ईस्वी से लेकर 1695 ईस्वी। इनके समय की एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अनिरुद्ध सिंह ने अपने धाय भाई, देखिए मैंने आपको बताया था पहले राजपूतों में धाय मां रखने की परंपरा थी, और मैंने आपको यह भी बता दिया था गुर्जर प्रतिहारों में कि धाय मां अक्सर जो है गुर्जर जाति की स्त्री को रखा जाता था। तो अनिरुद्ध सिंह की जो धाय मां है, उनके जो पुत्र हुए, ठीक है, वो इनके क्या लगे? धाय भाई, जिनका नाम था राव देवा। उन राव देवा की याद में इन्होंने 1684 ईस्वी में बूंदी में 84 खंभों की छतरी बनवाई थी। ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा खंभों की छतरी, ये छतरी मानी जाती है 84 खंभों की छतरी। इस छतरी का चित्र भी आप देख सकते हैं यहां पर। इस छतरी के अंदर जो पिलर हैं, जो खंभे हैं, ठीक है, 2 मंजिला ये छतरी है। इसके टोटल पिलर की जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको खंभों की टोटल संख्या यहां पे 84 मिलती है। राजस्थान में 84 खंभों की छतरी तो ये बूंदी हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 84 के बाद सेकंड नंबर 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी हमारे अलवर जिले के अंदर मिलती है, जिसे मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। मूसी महारानी, मैं अलवर के अंदर बताऊंगा ये मूसी महारानी कौन थी। हालांकि महारानी तो नहीं थी तो अलवर के राजा बख्तावर सिंह की पासवान, लेकिन किस प्रकार आप देखें लोगों ने उसे महारानी का खिताब दे दिया, दर्जा दे दिया। ये सारी चर्चा मैं आपसे करूंगा अलवर के इतिहास में। ठीक, तो सबसे ज्यादा 84 खंभों की छतरी बूंदी में हो गई। सेकंड नंबर आप देखें 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी, या मूसी महारानी की छतरी के बजाय आप इसको राजा बख्तावर सिंह की छतरी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक छतरी ये अपने अलवर के राजा बख्तावर सिंह की है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बूंदी के अंदर एक राजा बहुत महत्वपूर्ण और अपने लिए होंगे एग्जाम की दृष्टि से, राव राजा बुद्ध सिंह, जिनका शासनकाल हमको मिलता है 1695 से 1739 ईस्वी। इन्होंने निहित रंग नाम का ग्रंथ लिखा था। इस सवाल को भी 2016 सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, निहित रंग ग्रंथ की रचना किसने की थी?
देखिए इनका विवाह हुआ था जयपुर के राजा सवाई जयसिंह की बहन जिनका नाम था आनंद कुंवरी। और यहीं पर ही आप देखें बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है राजस्थान में। बूंदी में उत्तराधिकार का युद्ध संघर्ष शुरू हो जाता है और उस उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान राजपुताने में पहली बार मराठों की एंट्री भी होती है। अभी मैं आपको एक सामान्य जानकारी यहां दे रहा हूं, ये सारी बात मैं सवाई जयसिंह पढ़ाते वक्त आपसे करूंगा, क्योंकि यहां पर आप देखें सवाई जयसिंह ने बूंदी के उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप किया था। इस वजह से आप देखें बूंदी के अंदर महारानी ने मराठों को यहां बुला लिया। तो उस पूरी चर्चा को मैं आपसे सवाई जयसिंह के अंदर करने वाला हूं। ना तो वो बूंदी के मामले में हस्तक्षेप करते और शायद हो सकता है ना मराठों का आगमन यहां पे होता। तो आनंद कुंवरी ने क्या किया, बूंदी अपने जो पुत्र हैं उम्मेद सिंह, उनको बूंदी का राज्य दिलाने के लिए मराठा सरदार होलकर और राणोजी सिंधिया को बूंदी में आमंत्रित कर लिया था। और यहीं से आप देखें मराठों का पहली बार आगमन हो गया राजस्थान में। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में मराठों का आगमन पहली बार कब होता है, तो ये बूंदी के उत्तराधिकार मामले के प्रश्न को लेकर पहली बार मराठों का आगमन राजस्थान में होता है बूंदी के अंदर। और यहां बूंदी का उत्तराधिकार का ये सारा झगड़ा क्या था, इस झगड़े का सवाई जयसिंह से क्या संबंध है, इसीलिए मैं पूरी चर्चा सवाई जयसिंह पढ़ाते वक्त ही आपको ये बताऊंगा कि ना तो सवाई जयसिंह ने इस झगड़े में कह सकता हूं उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप किया होता, और हम ये मान सकते हैं कि संभवतः हो सकता है कि फिर ना मराठों का आगमन राजस्थान में होता, और काफी बड़े गंभीर परिणाम मराठों के आगमन के राजपुताने के राजाओं को भुगतने पड़ेंगे। ये सारी बात मैं सवाई जयसिंह के साथ आपको बताने वाला हूं। अभी आगे बढ़ते हैं। बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह जो थे, इनके पास एक इराकी नस्ल का एक बहुत ही श्रेष्ठ घोड़ा था, जो माना जाता है किसी राजा ने इनको भेंट किया था उम्मेद सिंह को। इस घोड़े का नाम एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस घोड़े का नाम हमें मिलता है हुंजा। अगर आप बूंदी किले को कभी देखने जाएं तो बूंदी के राजमहलों के अंदर इस घोड़े की मूर्ति लगी हुई है। यहां इस चित्र को मैंने आपको दिखाया, बूंदी का ये किला है। इस बूंदी के किले में आप देखें यहां पर ये जो मूर्ति घोड़े की आप देख पा रहे हैं, कौन है, ये किसका घोड़ा है, ये हमारे महाराजा उम्मेद सिंह का घोड़ा है। इस घोड़े का नाम एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम था हुंजा, जो ईरा की नस्ल का एक श्रेष्ठ घोड़ा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोटा की। देखिए कोटा जो रियासत है ये पहले बूंदी का ही पार्ट था। ठीक, ये मान लीजिए ये आपका बूंदी है, ये बूंदी रियासत है। ठीक है, और बूंदी रियासत में ही कोटा पहले इसका पार्ट हुआ करता था, ये जो कोटा वाला हिस्सा है। देखिए यहां पर जो है बूंदी में से कोटा को अलग करने का काम हुआ था सन 1631 ईस्वी में। और उस जमाने में मुगल बादशाह हुआ करते थे शाहजहां। उस जमाने में बूंदी के महाराजा हुआ करते थे महाराजा रतन सिंह, और महाराजा रतन सिंह के जो पुत्र थे इनका नाम था माधो सिंह। और आप देख सकते हैं यहां पर बूंदी के महाराजा रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को बूंदी से अलग करके राज्य सौंप दिया गया, कोटा का राज्य, और कोटा का पहला राजा बनाया गया माधो सिंह को। और यह सब किसके कहने पे हुआ, मुगल बादशाह शाहजहां के कहने पर हुआ। क्यों किया शाहजहां ने ऐसा, इसके पीछे भी हमको एक जानकारी मिलती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यह घटना है लगभग 1622-1623 ईस्वी की। लगभग 1622-23 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उस जमाने में मुगल बादशाह हुआ करते थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जिनका शासनकाल आपको मिलता है सन 1605 से लेकर सन 1627 ईस्वी। मुगल बादशाह जहांगीर जो थे, इनके शासनकाल में इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम हमको मिलता है खुर्रम। खुर्रम जिसको आगे चलकर आप बोलते हैं शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। शाहजहां ने लगभग 1622-23 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मुगल खानदान में सबसे पहले अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने का काम खुद जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने 1599 ईस्वी और सन 1602 ईस्वी में 2 बार अपने पिता जो है अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसी प्रकार जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो जहांगीर के पुत्र पहले तो मिर्जा खुसरो ने विद्रोह किया सन 1604-5 में, और उसके बाद लगभग 1622-23 ईस्वी के अंदर शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह में खुर्रम हार जाता है। ठीक है, यानी शाहजहां हार जाता है, इसे बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाने के बाद इसे बूंदी के महाराजा रतन सिंह के पास बंदी बनाकर रख लिया जाता है। जहांगीर ने रतन सिंह को आदेश दिया, बूंदी महाराजा रतन सिंह को आदेश दिया कि इस खुर्रम को आप अपने पास बंदी बना के रखें, और खुर्रम के साथ वैसा सलूक किया जाए जैसा कि आम कैदी के साथ किया जाता है। कहीं से भी खुर्रम को जो है किसी मुगल बादशाह की तरह इसका रख रखाव ना किया जाए, एक आम कैदी की तरह आपको इसको रखना है। तो रतन सिंह ने खुर्रम को एक आम कैदी की तरह रखा। यहीं पर ही उस जमाने में रतन सिंह के जो पुत्र हैं जिनका नाम हमको मिलता है माधो सिंह। ठीक,
इस समय पे माधो सिंह ने क्या किया, रतन सिंह तो खैर रूखा व्यवहार करता था खुर्रम के साथ, जैसा कि जहांगीर ने आदेश दिया था, लेकिन रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह ने यहां पर खुर्रम की, इस समय पर जब खुर्रम बंदी था, नजरबंद था, तो माधो सिंह ने खुर्रम की बड़ी सहायता करी। और माना जाता है इस घटना से खुर्रम जो है वो माधो सिंह से बहुत प्रसन्न हो गया, काफी खुश हो गया। और इस प्रकार आगे चलकर जब शाहजहां मुगल बादशाह बना तो सन 1631 ईस्वी में उसने बूंदी महाराजा रतन सिंह को आदेश दिया कि उसे कोटा का अलग से हिस्सा दिया जाए माधो सिंह को। इस प्रकार मुगल बादशाह शाहजहां के हस्तक्षेप से इस तरीके से बूंदी में से कोटा रियासत का गठन किया गया। ठीक है, पहले बूंदी में हाड़ा थे, अब आप देखिए बूंदी के बजाय कोटा में भी हाड़ा, यानी एक परिवार की दो शाखाएं बट गई। ठीक है, पहले बूंदी में हाड़ा थे, अब कोटा की हाड़ा शाखा अलग हो चुकी है। तो एक प्रश्न अगर मैं यहां पे आपसे करूं कि कोटा रियासत की स्थापना किस मुगल बादशाह के हस्तक्षेप से हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए यहां पर मुगल बादशाह शाहजहां। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आप देखिए यहां पर कोटा में एक नई शाखा की स्थापना होती है हाड़ों की। जहां तक कोटा की बात आती है तो कोटा का जो नामकरण आता है यह आता है कोटिया भील के नाम पर। कोटिया भील के नाम पर क्षेत्र का नाम कोटा हुआ है। और रियासत की बात आती है तो 1631 ईस्वी में इसका गठन होता है। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी के महाराजा रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को बूंदी से पृथक करके कोटा का अलग से शासक बनाया। ठीक है, इस प्रकार आप देखें पहले बूंदी में हाड़ा चौहान शाखा बनी और फिर आगे चलकर बूंदी में से कोटा में दूसरी चौहान हाड़ा चौहान शाखा स्थापित हो चुकी है। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं राजपुताने की सबसे अंतिम रियासत और सबसे नवीनतम रियासत, जिनका नाम हमको मिलता है झालावाड़। तो देखिए, झालावाड़ जो है इसका जो है गठन कोटा में से किया जाता है। किस प्रकार इसका गठन किया गया है कोटा में से, देखिए जरा। झाला जालिम सिंह कोटा के महाराजा उम्मेद सिंह के जमाने में वहां प्रशासक हुआ करते थे। झाला जालिम सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कहते हैं कि काफी बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह जो थे कोटा महाराजा उम्मेद सिंह के समय में कोटा के प्रशासक थे। ऐसे समय में यह माना जाता है कि महाराजा उम्मेद सिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र किशोर सिंह का इनको संरक्षक बना दिया और यह कहा कि महाराजा उम्मेद सिंह के मरने के बाद किशोर सिंह के संरक्षक होंगे झाला जालिम सिंह, और यहां पर जब तक किशोर सिंह बड़े नहीं होंगे तब तक सारे राज्य के जितने भी अधिकार हैं वो किसके हाथ में रहेंगे, वो झाला जालिम सिंह के हाथ में रहेंगे। इस प्रकार आप देखें पूरा झालावाड़ कोटा रियासत का जो प्रशासन है वो किसके हाथ में आ जाता है, झाला जालिम सिंह के हाथ में आ जाता है। आगे चल के देखें तो हम क्या देखेंगे कि महाराजा उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद कोटा महाराव किशोर सिंह जब बड़े होते हैं तो किशोर सिंह अपने अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन झाला जालिम सिंह आप देखें उसके अधिकारों को नहीं लौटाते। इस प्रकार अधिकारों को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक, और यही आप देखेंगे दोनों के बीच में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में युद्ध की नौबत भी आ जाती है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो 1817 ईस्वी में झाला जालिम सिंह की वजह से ही अंग्रेजों के साथ कोटा रियासत ने सहायक संधि की थी और आगे चलकर कोटा महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के बीच में युद्ध हो गया 1821 ईस्वी में, और यह युद्ध कहलाता है मांगरोल का युद्ध। 1821 ईस्वी में कोटा महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ और युद्ध कहलाता है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल आजकल 12 जिले में पड़ता है, तो मांगरोल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मदद की झाला जालिम सिंह की और झाला जालिम सिंह इस युद्ध में विजयी हुआ। अब अंग्रेजों ने यहां पे दोनों के बीच में एक संधि करवाई और संधि में यह तय किया गया कि कोटा का प्रशासन झाला जालिम सिंह और उसके वंशजों के हाथ में रहेगा और कोटा के महाराव बने रहेंगे कोटा महाराव किशोर सिंह और उनके वंशज। ठीक है, तो कोटा महाराव किशोर सिंह उसके वंशज राजा रहेंगे, लेकिन सारा का सारा जो प्रशासन है वो किसके हाथ में रहेगा, वो झाला जालिम सिंह और उसके वंशजों के हाथ में रहेगा। ठीक, इस प्रकार आप देखें दोनों के बीच में यहां पे झगड़ा बढ़ता चला गया। एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार दोनों के बीच में संबंध तनावपूर्ण होते चले गए और आखिरकार आप देखें अंग्रेजों ने सन 1838 ईस्वी के अंदर कोटा में हस्तक्षेप करके कोटा में से झालावाड़ रियासत को अलग करवा दिया। ठीक है, हालांकि इस वक्त तक झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार झाला जालिम सिंह के पौत्र झाला मदन सिंह को झालावाड़ का प्रथम शासक बनाया गया। तो झालावाड़ के प्रथम जो शासक बने थे वो थे झाला मदन सिंह। ठीक है, ये झालावाड़ के प्रथम शासक बने। झालावाड़ की राजधानी बनाई गई थी झालरापाटन। ठीक, हालांकि जो आज का झालावाड़ है इसको प्राचीन काल में पुराने जमाने में छावनी क्षेत्र बोलते थे या इसको ब्रजनगर बोलते थे।
तो यहां ना रहकर इन लोगों ने जो राजधानी बनाई थी वो अपनी झालरापाटन बनाई थी। ठीक, तो इस प्रकार देखें झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत बनी और सबसे अंतिम रियासत बनी। ठीक, झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम 19वीं रियासत थी। आजादी के समय अगर हम देखें तो राजस्थान में 19 रियासत थी। उन 19 रियासतों में सबसे अंतिम अगर कोई रियासत थी तो वो झालावाड़ रियासत थी, जिसका गठन 1838 में हुआ। और किसके हस्तक्षेप से हुआ? अंग्रेजी हस्तक्षेप से हुआ। ध्यान रखना है, जैसे बूंदी में से कोटा अलग हुआ शाहजहां के हस्तक्षेप से, इसी प्रकार कोटा में से झालावाड़ अलग होता है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से। ठीक, इस प्रकार आप देखें यहां पर राजस्थान के अंदर हमको कुछ अलग अलग जगहों पर चौहान शाखाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तमाम चौहान शाखाओं का इतिहास खत्म होता है। चौहान शाखाओं के अंदर मैंने आपसे सबसे पहले शाकंभरी के चौहानों से शुरुआत करी, वासुदेव चौहान से। इसके बाद हमने अजमेर के चौहानों की बात करी, अजमेर के बाद रणथंभौर की बात करी, रणथंभौर चौहान के बाद आज हमने बात की है यहां पर अन्य चौहान शाखाओं की, जिसमें जालौर के सोनगरा चौहान, सिरोही के देवड़ा चौहान, नाडौल के चौहान की हमने बात करी, कोटा बूंदी के चौहानों की बात करी, और इसके अलावा हमने झालावाड़ जो कोटा में से अलग होकर बनती है 1838 ईस्वी में एक नई रियासत, राजस्थान की सबसे अंतिम और सबसे नवीनतम रियासत। ठीक है, तो ये सब चौहान रियासत यहाँ पे खत्म होती हैं। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को इतिहास शुरू करूंगा राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीनतम रियासत, जिसका नाम हमको मिलता है मेवाड़ रियासत। मेवाड़, जहां के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। तो अगली क्लास में मेवाड़ इतिहास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।